हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका ईश्वरवीर उसम चैनल पे। आज हम 6 क्लास का पाठ नंबर 8 विविधता में एकता या एक में अनेक के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो आंसर है कि विविधता में एकता का अर्थ है कि भले ही भारत में कई अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं, लेकिन ये सभी अंतर एक साथ मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोग दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे कई त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वे सभी शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम प्यार, सम्मान और सद्भाव साझा कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारत की विविधता के कौन कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। आंसर है कि भारत की विविधता कई मायनों में अद्भुत है। पहला है भोजन। मुख्य अनाज, मसाले और सब्जियां जैसे सामान सामग्री का उपयोग कई संयोजनों में किया जा सकता है, जिससे अनगिनत प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। दूसरा है कपड़ा और परिधान। बिना सिला हुआ टुकड़ा कपड़ा साड़ी है। साड़ी बुनने के कई तरीके हैं, क्योंकि वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। ठीक है। तीसरा है त्योहार। यहाँ कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, जो भारत के कई भागों में फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। फिर अब साहित्य। भारतीय साहित्य बहुत विविध है। मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है। इसकी कहानियों का रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 3, हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं। तो आंसर है जिस तरीके से हम एकता बनाते हैं। पहला है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करेगा। फिर है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सभी गतिविधियां कानून के अनुरूप हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जाति, रंग, लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय झंडा, ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान हो। नेक्स्ट पॉइंट, एकता में स्वतंत्र मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, पाठ के अभ्यास में दिए गए 2 उद्धरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। पहला उद्धरण है, भारत की एकता विविधता को दर्शाती है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आनंद लेता हूँ और समझौता हूँ, लेकिन कभी नहीं भूलता। दूसरा उद्धरण दर्शाता है कि विविधता प्रकृति के कारण होती है, जैसे परिदृश्य, भाषा, पहनावा, भोजन, त्योहार और रीति रिवाज। भारत की एकता विविधता का आनंद देती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रगान को पढ़िए। इसमें आप विविधता और एकता को कहाँ कहाँ देखते हैं, इस पर 2 अथवा 3 अनुच्छेद लिखिए। तो आंसर है कि जब हम राष्ट्रगान और उसके अनुवाद को पढ़ते हैं तो हम विविधता और एकता दोनों देख सकते हैं। राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न भागों का उल्लेख किया गया है, जैसे पहाड़ों, नदियों और जंगलों की तरह हैं, जो हमारे देश के विविध परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारत के लोगों के बारे में बात करता है, जो विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यह हमारी विविधता को दर्शाता है। दूसरी ओर राष्ट्रगान इस बात पर भी जोर देता है कि हम सभी एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। यह हमारे देश के प्रति हमारे प्यार और सम्मान के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 6, पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ चुनिए और चर्चा कीजिए कि उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक हैं। क्या आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियाँ भी जानते हैं। आंसर है कि पहली कहानी रामायण से है। रामायण में राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से राक्षस रावण को हराते हैं।
जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। यदि कोई व्यक्ति या कोई भी सर्वोच्च व्यक्ति अपहरण या कोई अन्य अपराध करता है तो उसे न्यायालय में कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। दूसरी कहानी महाभारत से है। महाभारत में पांडव कृष्ण की सहायता से अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए अपने ही चचेरे भाई कौरवों से युद्ध करते हैं। आज संवाद और कानून का समय है। अब वंश व्यवस्था नहीं है। शासक जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, हमेशा के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 7, अपने क्षेत्र से कुछ लोक कथाएं एकत्रित कीजिए और उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। आंसर है कि मेरे क्षेत्र में कई लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। एक लोकप्रिय कहानी एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में है जो अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके अपने गांव की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। गांव वाले दुखी थे, उनके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और गांव में अब जमीन भी नहीं बची थी। वे एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी की सलाह लेने गए। उसने उन्हें सलाह दी कि अपने कमरे में अपनी गाय रखो। एक हफ्ते बाद आओ। अगले हफ्ते उसने सलाह दी कि अपने कमरे में अपने कुत्ते की मदद करो और एक हफ्ते बाद आओ। एक हफ्ते बाद गांव वालों ने कहा, हम अभी भी दुखी हैं। बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने कहा, उन्हें बताया कि इन जानवरों को अपने कमरे से बाहर निकाल दो, एक हफ्ते बाद आओ। और कहा उन्होंने ऐसा किया। एक हफ्ते बाद गांव वालों ने कहा, हम बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हैं। संदेश यह है कि जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, अच्छे कर्म करें, आनंदपूर्वक जिएं। प्रश्न नंबर 8, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित होते हुए देखा है? यह एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, प्रस्तुति या कोई चलचित्र भी हो सकता है। अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आंसर है कि एक प्राचीन कहानी जिसे मैंने कला में चित्रित होते देखा है वह है रामायण। मैंने रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाली सुंदर चित्रण कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ देखी हैं, जैसे कि राम का रावण से युद्ध था, सीता का अपहरण। ये कलाकृतियाँ हमें कहानियों की कल्पना करने और पात्रों की भावनाओं को समझने में मदद करती हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता से पहले भारत के कई भागों की यात्रा के उपरांत कही गई पंक्तियों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आंसर है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि वे जहाँ भी गए उन्हें अलग अलग संस्कृतियाँ मिली जिन्होंने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसका मतलब है कि हमारी परंपराएं, कहानियाँ और मूल्य हमें एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में आकार देते हैं। देखिए, ये इस चैप्टर के सारे अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे और आंसर भी आसान लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बच्चों को भी शेयर करें, बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।